I welcome all delegates. I thank Ramesh Prabhu because उनके मार्गदर्शन आपको 2 दिन से लेकर चल रहा है ऑन वेरियस सब्जेक्ट एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और मुझे लगता है कि जब आप यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट पेशेंसली सुन रहे हैं तो आगे भी चलकर एक आधा घंटा मेरे साथ भी बेयर करेंगे। बेसिकली जब हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान दिया है, भले वो रजिस्ट्रार के केसेस हो, भले वो अफोर्डेबिलिटी की हो, भले वो लीगल कोर्स हो, तो एक आर्किटेक्चरल कोर्स रहता है जो एक इम्पॉर्टेंट रहता है जब रिडेवलपमेंट की बात करते हैं। और रिडेवलपमेंट में जब आर्किटेक्चरली और एफएसआई और डीसी रेगुलेशन यह होता है तो नेचुरली वो हमें समझना बहुत ज़रूरत है, बिकॉज रिडेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द डीसीआर, रिडेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द एफएसआई एंड द एफएसआई स्ट्रक्चर नीड टू बी अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई यह एक, जैसे मैंने बताया, इन्होंने बताया कि मुंबई यह एक अपनी ऑल इंडिया की एक फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई एक आर्थिक राजधानी है। और मुंबई में जो भी डेवलपमेंट होता है वो सारे रेगुलेशन के ऊपर होता है। डे बाय डे बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं, डे बाय डे बहुत हार्डशिप आ रही है, और डे बाय डे उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उसको बार बार जो चेंजेस होते रहते हैं उसके कारण, तो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। मुंबई में यदि हम गए 60 साल की बात करेंगे तो 1967 में फर्स्ट डीसीआर हुआ, उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट आया और नया डीसीआर आया 1991 में। और जो आज जो डेवलपमेंट हो रही है सारी 1991 के डीसीआर के कारण हो रही है। डीसीआर का मतलब है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसके ऊपर हो रही है। तो आने वाले समय में मे बी 2016-17 वी विल हैव अ न्यू डीसीआर इनटू फ्रेम। तो नया डीसीआर भी आने वाला है। जब हम भूतकाल की बात करें, आज की वर्तमान काल की बात करें और भविष्य काल की बात करें, तो डीसीआर के काफ़ी सारे इश्यूज है, दोज विच आर गोइंग अंडर द चेंजेस। आज जो रिडेवलपमेंट में जो डीसीआर आता है, जो 1991 का डीसीआर है, उसके हिसाब से मुझे लगता है हम वेस्टर्न सबब के लोग यहाँ पर बैठे हैं ज़्यादा करके, मुझे ऐसा लगता है। आई बिलीव ऑल आर फ्रॉम द वेस्टर्न सबब एंड ऑल आर फ्रॉम द आइदर प्राइवेट प्लॉट और द माडा प्लॉट। तो विल डिस्कस ओनली ऑन दोज इश्यूज। तो सारे लोगों को एक मोटे मोटे जो कैलकुलेशन फैक्टर्स है वो ध्यान में रखिए, और हम एक छोटे बड़े पॉइंट के ऊपर में हाईलाइट करके डिस्कस कर लेते हैं। सी व्हेन वी आर दी वेस्टर्न सबब और ईस्टर्न सबब का पार्ट है, तो जनरली डीसीआर ये कहता है कि यदि प्लॉट एरिया यह 2125 स्क्वायर मीटर से कम है, प्लॉट एरिया 2125 मीटर से कम है, तो उसका जो डीसीआर है वो रेगुलेशन में एफएसआई का इंडेक्सेस है कि जितना आपका प्लॉट एरिया है, एज मे बी शोन ऑन अ प्रॉपर्टी कार्ड, कन्वेंस डॉक्यूमेंट और एज मे बी अवेलेबल ऑन अ साइट, तो जो लैंड कंपोनेंट है इक्विवेलेंट आपको बिल्टअप एरिया परमिटेड होता है। दैट मीन्स द 1:1 इज द एफएसआई, विच इन अ नटशेल इट इज द 1:1 एफएसआई। यह 1:1 एफएसआई के ऊपर में देर इज एन एडिशनल एफएसआई अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 0.33 एफएसआई, यानी उसके उपरांत और एक एडिशनल एफएसआई है जिसको हम लोग कहते हैं कि 0.33 एफएसआई। यह जो 0.33 एफएसआई है, यह एज पर द टूडेज रूल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो अबाउट 0.33, आई विल गिव यू ब्रीफ। बट जो आज का रूल है उसके हिसाब से है कि 2008 में जो रेडी रेकनर रेट है, उस रेडी रेकनर रेट को यदि हम फॉर्मूला बेस पे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर का जो रेट है, वो रेट को जो भी क्वांटिफाई होती है अमाउंट, उसको यदि हम एस्क्रो अकाउंट ऑफ द रिजर्व बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मनी डिपॉजिट करते हैं तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर 0.33 एफएसआई। यानी दो आपका प्लॉट का एरिया है उसके ऊपर में उसके उपरांत एक 0.33% ऑफ द टोटल नेट प्लॉट, उसके ऊपर में आपका एक एफएसआई है। तो 1 + 0.33 ये आपका बेसिक एफएसआई हो जाता है। उसके उपरांत और एक एफएसआई अवेलेबल होता है जो 67% ऑफ द प्लॉट एरिया होता है। जो भी आपका प्लॉट एरिया है उसके ऊपर में 67% यानी 67% यह अपने पास में एक अवेलेबल एफएसआई होता है। जो 67% एफएसआई है दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, जिसको हम लोग कहते हैं विकास हस्तांतरण। तो विकास हस्तांतरण के कारण यह 67% एक एफएसआई अवेलेबल होता है। यदि ये एफएसआई है तो सोसाइटी के नाम पे परचेस करना पड़ता है या लैंड ओनर के नाम पे परचेस करना पड़ता है। इट इज़ टू बी परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट। जो ओपन मार्केट में आज की जनरेशन में जनरली कार्टेल है, वो जनरली जो डेवलपर टीडीआर को जनरेशन करते उनके पास से एफएसआई परचेस करना पड़ता है, और वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में यूटिलाइज होता है। तो ऐसे जो एफएसआई है वो 67% ऑफ द प्लॉट एरिया है।
तो मैंने यदि कहा कि आपका एक बिल्टअप एरिया है वो इक्वल टू है, दैट इज 1 FSI है, 1 FSI के उपरांत देर इज है 0.33 FSI, तो 1.33 हो गया, उसके ऊपर में और एक 67% एरिया है, वो हम यदि टोटल करेंगे तो इट बिकम्स 1 प्लस 0.33 प्लस 0.67, इट अमाउंट्स टू 2। तो अपना 2 FSI हो जाता है जो 2125 स्क्वायर मीटर के ऊपर में वहाँ तक प्लॉट के लिए। उसके ऊपर में और एक FSI अवेलेबल होता है अकॉर्डिंग टू द 6 जनवरी 2012 गाइडलाइन, जो मॉडिफाइड रेगुलेशन हुआ, उसमें कहा गया कि 2 FSI के ऊपर में और एक 35% FSI अवेलेबल है, और वो जो 35% FSI है उसको हम लोग फंजीबल FSI कहते हैं। तो यदि मैं 2 को 35% से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट अमाउंट्स टू 2.70, तो 2.70 यह अपना अल्टीमेट कैप ऑफ FSI हो जाता है, जो हाईएस्ट कंजम्पशन रेशियो होता है। यानी आप कोई भी प्लॉट के ऊपर में जब 2125 मीटर से कम है ऐसे प्लॉट के अंदर में 2.70 का FSI, 2.70 इज द मैक्सिमम कैप ऑफ द FSI। उसको यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसे यूटिलाइज करना ये और एक अलग चैप्टर है, तो ये एक गणित है। उसके ऊपर में और एक FSI का गणित है, यदि प्लॉट एरिया आपका 2125 स्क्वायर मीटर से लेकर 2499 तक है, यानी इफ द प्लॉट एरिया इज एडमेजरिंग बिटवीन द 2125 स्क्वायर मीटर टू 2499 स्क्वायर मीटर, इसके बीच में यदि किसी का प्लॉट होता है तो उसका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा डिफर होता है। उसका कैलकुलेशन ये कहता है कि द प्लॉट एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2125, whether it is 2499 then also the FSI is 2125, and the balance component जैसा है कि 0.33 है, 67% है, that applies on the total plot। जो भी आपका 2499 है तो 2499 मल्टीप्लाइड बाय 0.33, 2499 मल्टीप्लाइड बाय 67%, बट आपका बेसिक FSI जो है प्लॉट का दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2125। तो ये एक उसका गणित है। और एक थर्ड एक एंगल होता है कि whenever the plot area exceed 2499 दैट इज 2500 के ऊपर है, तो 2500 मीटर के ऊपर का प्लॉट है, तो वहां का जो FSI का स्ट्रक्चर है, इंडाइसिस है, वो यदि कहता है कि 1 इज द प्लॉट FSI, 1 आपका एक FSI है जो 1 FSI इज अवेलेबल ऑन अ प्लॉट, तो एक आपका FSI का राइट है, तो एक FSI के ऊपर में देयर इज अ रिडक्शन फैक्टर, आपको एक डिडक्शन फैक्टर आ जाता है दैट इज इक्वल टू द 15% ऑफ द प्लॉट एरिया। जो भी आपका प्लॉट है उसके ऊपर में 15% का आपको डिडक्शन करना पड़ता है, तो आपको कम करना है, तो 1 माइनस 0.15 यदि करते हैं तो इट अमाउंट्स टू 0.85, तो 0.85 आपका FSI बन जाता है। यह 0.85 के ऊपर में जैसे मैंने बताया पहले वैसे 0.33 FSI अवेलेबल होता है बाय पेइंग द प्रीमियम टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। then there is another FSI 67% of the plot area, तो 0.67 है। यदि हम टोटल करते हैं तो 1 माइनस 0.15 इट अमाउंट्स टू 0.85 प्लस 0.33 प्लस 0.67 इट अमाउंट्स टू 1.85, तो हमारे लिए FSI बन जाता है 1.85 ऑन द प्लॉट विच इज एडमेजरिंग मोर देन 2500 मीटर। 2500 मीटर के ऊपर में कोई भी प्लॉट है उसका बेसिक FSI हो जाता है 1.85। यह 1.85 के ऊपर में जैसे मैंने पहले बताया कि 35% अगेन फंजीबल FSI अवेलेबल होता है, तो यदि मैं 1.85 को भी 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट अमाउंट्स टू 2.5, तो 2.5 अपना कैप ऑफ द FSI हो जाता है। तो इन द प्लॉट विच इज रेंजिंग बिटवीन द 2500 एंड अबव द FSI स्ट्रक्चर, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, मैक्सिमम परमिसिबल FSI है, दैट उसका जो एक्सटेंट है दैट इज लिमिटेड टू 2.5। ये एक मोटे मोटे कैलकुलेशंस है, आई थॉट कि आई शुड शेयर विथ यू। अभी जब मैंने कहा कि फंजीबल FSI है, व्हाट इज दिस फंजीबल FSI? फंजीबल FSI की जो पॉलिसी है, जब वो पॉलिसी बनी तभी वो फंजीबल वर्ड जो आया वो कहाँ से आया? फंजीबल का मतलब है कि एक एक्स कॉम्पोनेंट है, the x component which can float from x place to y place, y place to z place, z place to x place, means it can float within the periphery of the plot, within the height of the building it can float, the fungible FSI can float, the fungible FSI can float। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जैसे आपको मालूम होगा कि पहले 6 जनवरी 2012 के पहले काफ़ी सारे जो जहाँ बिल्डिंग बन गई है वहाँ पर एक फ्लावर बेड होते थे, ड्राई बालकनी होती थी, या कहीं आपको सर्विस प्लेटफॉर्म होते थे, कहीं ड्राई यार्ड रहता था, ये सारे जो है वो फैक्टर्स सब क्लोज हो गए। तो गवर्नमेंट थॉट कि इफ देयर इज एन डिजायर ऑफ द सोसाइटी टू हैव द ड्राई बालकनी, दे कैन हैव द ड्राई बालकनी, so you use the fungible FSI। if you have the
प्रोविजन ऑफ द फ्लावर बेड, देन यू कैन हैव द फ्लावर बेड. सो सारे जो इश्यूज है उन्होंने इस तरह से तैयार किए कि फंजिबल एफएसआई कैन फ्लोट, मीन्स इट कैन बी यूज. बट फंजिबल एफएसआई के पॉलिसी बनाते समय उन्होंने एक रिडेवलपमेंट के लिए अलग से उसको एक कैरेक्टर दे दिया. व्हाट इज दैट कैरेक्टर? जैसे वैकेंट लैंड के ऊपर है तो फंजिबल एफएसआई है, तो fungible FSI is a commodity or it's a FSI which is to be purchased from the government. यानी सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से वो 60% ऑफ द रेडी रेकनर रेट से परचेस करना पड़ता है. दैट मीन्स इन लिeu ऑफ द पेमेंट है. वो 60% पेमेंट करने के बाद 0.35% FSI अवेलेबल होता है. बट इन द केस ऑफ रिडेवलपमेंट, इफ द लैंड इज एनकम्बर्ड, आपके सारे बिल्डिंग है, और इफ द लैंड इज लीगल, ऑथेंटिक, और आपके पास में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, तो ऐसे समय में फंजिबल एफएसआई जो है उसका एक डेफिनेशन अलग है. इफ डेफिनेशन है कि वॉट एवर इज द एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया, जो भी आपका प्लॉट के अंदर में जो बिल्डिंग है उसके अंदर में जो आपकी एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया है, वो एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया के ऊपर में यदि मैं 35% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वॉट एवर इज द क्वांटम एक्चुअली, तो उसके ऊपर में देर इज नो चार्ज. दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली फ्री. तो 35% का जो फंजिबल एफएसआई अवेलेबल होता है इन अ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया के ऊपर में वो यदि 35% मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट्स एब्सोल्युटली फ्री. तो दैट इज गिविंग द बूस्ट टू द रिडेवलपमेंट कि जहाँ पर भी रिडेवलपमेंट की बिल्डिंग है वहाँ पर ये एक फायदा होता है, और फायदा होता है तो डेवलपर इज ऑल्सो नॉट लूजिंग एनीथिंग, बट डेवलपर को एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म में उसको देना है. दैट इज देर इज अ कॉस्ट टू अ डेवलपर, बट अदरवाइज देर इज नो कॉस्ट एज फार एज द प्रीमियम इज कंसर्न. तो देर इज नो कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम. और जब पॉलिसी बन गई तब फंजिबल एफएसआई की पॉलिसी, तो पॉलिसी में कहा गया कि रिडेवलपमेंट के माध्यम से यदि हम काम करते हैं तो रिडेवलपमेंट यह को ओनरशिप है. और व्हाट इज दैट को ओनरशिप? को ओनरशिप का मतलब एवरीबडी इज हैविंग द शेयर सर्टिफिकेट, सो एवरीबडी हैज द राइट ओवर द प्रॉपर्टी. और जब राइट ओवर द प्रॉपर्टी है तभी एक फंजिबल के एफएसआई की पॉलिसी बन गई कि जो प्रोरेटा एफएसआई है, जो फंजिबल एफएसआई है, इफ दैट इज अलॉटेड टू सर, it cannot be transferred to another one. It cannot be transferred to another one. That means collectively जो अपना सोसाइटी का पास में फंजिबल एफएसआई अवेलेबल होता है, इट कैन नॉट फ्लो टू सेलेबल कॉम्पोनेंट. यानी देर इज अ रेस्ट्रिक्शन गिवन, देर इज अ सम काइंड ऑफ बैरियर इज देयर कि सोसाइटी के पास में जो फंजिबल एफएसआई होना चाहिए, जो सोसाइटी के एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, इट कैनॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपर अलोन. सो इट इज सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. दैट इज हाउ द फंजिबल एफएसआई की एक पॉलिसी बन गई. और जब पॉलिसी बन गई तो नेचुरली है कि यदि मैं कहूँ कि आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर में आपके पास में वो लिविंग रूम है, किचन है, बेडरूम है, ये सारे एक आपके एरियाज है. बट कहीं ना कहीं आपके फ्लैट के अंदर में लिविंग रूम को बालकनी है, कहीं ना कहीं बेडरूम को बालकनी है. दोज आर नॉट फॉर्मिंग द एफएसआई स्ट्रक्चर एज फार एज द ओल्ड बिल्डिंग इज कंसर्न. आपकी जो पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर में, तो दैट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैलकुलेट कॉम्पिटिशन ऑफ एफएसआई जो आपको फ्री है उसके लिए. तो एग्जिस्टिंग बिल्टअप का जो एक मीनिंग है वो दैट इज एक्सक्लूडिंग द बालकनी, यानी पुरानी बिल्डिंग में एक्सक्लूडिंग द बालकनी, जो बैलेंस कंपोनेंट रहता है उसी के ऊपर में ये एवरेज मिलता है. यदि मैं एक मोटा मोटा कहूँ तो रफली एक 22 से 25% यह फंजिबल एफएसआई का एक आपको एक बेनिफिट इस रिडेवलपमेंट के माध्यम से मिलता है. उसका मतलब है कि 500 स्क्वायर फीट का यदि फ्लैट होगा किसी का, तो यदि मैं 22-25% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई एम एडिंग टू अनदर 110 स्क्वायर फीट और 120 स्क्वायर फीट, तो अपना एक फ्लैट बन जाता है 500 के जगह में वो 620. उसका मतलब 120 एरिया है दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग यू. By default you are getting it, so it is a right of the member to have that kind of a additional area because of the regulation. The developer will always give you over and above this area. जो भी redevelopment होता है तभी इसी के उपरांत और जो क्षेत्रफल है, जो भी एरिया है, that developer will barter from the his profit actually, और आपको इसके उपरांत एक और एक additional area available होता है, that is in the form of absolute incentive carpet area over and above this fungible area. So that is what is redevelopment का एक concept है. जब मैंने कहा कि ये सारे concept में कि जब कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर में कोई कमर्शियल शॉप्स है और ऊपर में रेसिडेंशियल है, या आपके बिल्डिंग के अंदर में आप ही रेसिडेंशियल के साथ साथ में एक कमर्शियल भी आप एक कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे शॉप्स है, शॉपिंग लाइन है, कमर्शियल है, तो उसके अंदर में एफएसआई का इंडाइसेस जो है वो थोड़ा डिफर होता है.
जैसे कि कमर्शियल जितना भी आपको प्रपोज करते हैं, मे बी कि आपके पुराने टेनामेंट को जगह देना है उसके कारण, या आपके विशेष के कारण, या डेवलपर के विशेष के कारण उसमें ऐड करना है। तो फंजिबल एफएसआई की पॉलिसी कहती है कि फंजिबल एफएसआई फॉर एनी कमर्शियल कॉम्पोनेंट इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 20%, यानी इंसेंटिव 20% है, जैसे आपको 35% मिल रहा है वैसे कमर्शियल को 20% मिल रहा है, बाय पेइंग 100% ऑफ द रेडी रेकनर रेट, यानी 100% रेडी रेकनर रेट का पैसा भरने के बाद उसको अवेलेबल होता है। रेवेन्यू फैक्टर इज 100% एंड द एरिया फैक्टर इज 20%। तो इंस्टेड ऑफ रेसिडेंशियल में जैसा 35% है, यहाँ पर 20% है, रेसिडेंशियल में 65% रेडी रेकनर रेट है, यहाँ पर 100% रेडी रेकनर रेट है। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस। जैसे मैंने बताया कि जैसे ओल्ड बिल्डिंग है, ऑथेंटिक स्ट्रक्चर है, उसी में शॉप है, तो उसके लिए भी ये लॉ प्रोटेक्ट करता है कि सिक्योरिंग हिज इंटरेस्ट द रिडेवलपमेंट विल टेक प्लेस। तो ये सारे जो है उसके मोटे मोटे एक कैलकुलेशन फैक्टर्स है। और एक आपको बताना चाहता हूं कि जिसके प्लॉट यदि 4000 मीटर के ऊपर है, जैसे मैंने बताया कि 2500, यदि आपका टाउन में है, और टाउन का मतलब आइलैंड सिटी में है, उसका मतलब है माहिम से लेकर कुलाबा तक, तो वहाँ पर है, तो वहाँ के लिए एक पॉलिसी अलग है, यहाँ के लिए पॉलिसी अलग है। मैं सबब की बात करूँ तो सबब में 4000 मीटर से ऊपर में यदि आपका प्लॉट है तो उसमें एक नया एक रेगुलेशन आया है जिसको हम लोग कहते हैं 20% इंक्लूसिव हाउसिंग का क्लॉज आया है। इंक्लूसिव हाउसिंग, जैसे हम आज सुबह से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, तो सरकार ने भी एक कुछ सोचा कि मुंबई के अंदर में बड़े बड़े फ्लैट जनरली डेवलपर के माध्यम से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जिसमें छोटे फ्लैट बनाने के लिए डिस्करेज किया जाता है। और जब भी छोटा फ्लैट का स्टॉक नहीं है तो नेचुरली देयर इज अ स्कैरसिटी, देयर इज अ डिमांड बट देयर इज अ स्कैरसिटी। तो सरकार ने सोचा कि अफोर्डेबिलिटी भी जा रही है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, और उसके कारण सरकार ने एक नया क्लॉज किया, एक काफ़ी सारा अध्ययन किया उन्होंने, उसमें उन्होंने एक क्लॉज का निर्माण किया, दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 20% इंक्लूसिव हाउसिंग। जब 4000 मीटर का प्लॉट है और उसके ऊपर है 4000 से लेकर अनलिमिटेड एरिया, उसके ऊपर में एरिया है, तो उसका एक रेगुलेशन में उन्होंने कहा कि आपका जो बेसिक प्लॉट एरिया है, बेसिक प्लॉट एरिया का मतलब नेट प्लॉट एरिया, यह नेट प्लॉट एरिया के ऊपर में आपको 20% यदि काउंट करते हैं तो 4000 मीटर के ऊपर में 20%, मतलब है कि 800 स्क्वायर मीटर। यह 800 स्क्वायर मीटर को के जो क्षेत्रफल है, सॉरी उसमें म्हाडा के तरफ से, क्योंकि इंक्लूसिव हाउसिंग पॉलिसी म्हाडा के लिए है और म्हाडा को टेनामेंट देना है उसके लिए, कि म्हाडा का जो एरिया आपके एरिया में डिजायर है कि आपके एरिया में 30 मीटर के फ्लैट चाहिए, 35 मीटर के चाहिए, 40 के चाहिए, 45 के चाहिए, 50 के चाहिए, जो भी म्हाडा ने रिकमेंड किया उस साइज के फ्लैट आपको कंस्ट्रक्ट करना है और म्हाडा को हैंड ओवर करना है इन द कंस्ट्रक्टेड फॉर्म बाय गिविंग द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। उसका मतलब यदि समझो म्हाडा ने आपको 40 स्क्वायर मीटर का फ्लैट मांगा और 800 स्क्वायर मीटर आपको म्हाडा को डिलीवर देना है, तो उसका मतलब होता है कि आपको 20 फ्लैट 4000 मीटर के अंदर में बना के देने हैं, और दोज आर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट एंड दोज आर टू बी हैंडेड ओवर टू दी म्हाडा। और म्हाडा को देने के समय में ऑक्यूपेशन देके म्हाडा को देना है। म्हाडा इन टर्न विल गिव यू दी 25,000 रुपीज़ के हिसाब से। अर्लियर इट वॉज डिफरेंट, टुडेज रेडी रेकनर रेट है कि कंस्ट्रक्शन का जो रेडी रेकनर रेट है वो आपको रेट से कॉम्पेंसेट कर देती है, जो भी एरिया आपने कंस्ट्रक्ट किया उसके ऊपर में एक कॉम्पेंसेशन है, दैट इज एट द रेट ऑफ 20 to 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी लगभग मोटा मोटा 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो म्हाडा डेवलपर को देती है या ओनर ऑफ दी प्लॉट को देती है। तो उसके माध्यम से एक उसका एक कंस्ट्रक्शन का खर्चा निकल जाता है। और उसके साथ में ही सरकार ने सोचा कि इसी पॉलिसी के माध्यम से क्यों नहीं हम लोग एक सर्विस क्वार्टर का प्रोविजन करें। और सर्विस क्वार्टर का प्रोविजन जो है इन्होंने इसके लिए किया कि जगह जगह में आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी है, वो सारे बैन कर रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। और द गवर्नमेंट वांटेड टू एड्रेस दी पॉपुलेशन इंक्रीज इनटू द बॉम्बे, बिकॉज मुंबई यह दी कमर्शियल हब है। तो 2050 में 3.5 करोड़ यदि मुंबई में रहने वाले पॉपुलेशन होगी, तो इतना सारा जो एक अपने पास में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो बॉम्बे में आता है जाता है डेली, इसको अटेंड कैसे करें? होटल्स विल बी अ वेरी शॉर्ट दिस थिंग। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अपने जो बड़े प्लॉट है तो उसके माध्यम से 20% हाउसिंग के हिसाब से एक 25% एक स्टॉक क्रिएट किया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि वो सर्विस क्वार्टर करके रिजर्व होगा, और सर्विस क्वार्टर है तो नेचुरली डेवलपर या ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को उन्होंने चॉइस दिया है
कि यू कैन सेल इनटू द ओपन मार्केट, बट एज अ एग्रीमेंट आपको उसको सर्विस क्वार्टर का ही प्रोविजन करना है। तो सर्विस क्वार्टर का उन्होंने प्रोविजन उस लॉ में किया विच कैन बी सोल्ड। सो रेवेन्यू जनरेशन का भी उन्होंने मॉड्यूल बना दिया है कि आप 20% के 25% फ्लैट जो है वो आप रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से डेवलपर को एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का यदि डेफिसिट है वो भी उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है, और जो स्टेयरकेसेस है, लिफ्ट है, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, ओपन स्पेसेस की डेफिशिएंसी, इसके सारे जो चार्जेस है वो वहाँ पर रिकवर करने के लिए एक मॉड्यूल बना दिया है। सो दिस इज द वन वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉपर्टी। यह सारे जो है ये प्रॉपर्टी के अंदर में इन्होंने जब ये लॉ बना दिया तो लोगों को लगा कि अरे वी आर द ओनर ऑफ द प्लॉट, और हमारा ओनर ऑफ द प्लॉट होने के कारण वी हैव द एब्सोल्यूट ओनरशिप, हाउ कैन द गवर्नमेंट हैव द एनी ओनर्स, सॉरी हाउ द गवर्नमेंट हैव एनी क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी। बट उसके ऊपर में काफ़ी सारे कोर्ट जजमेंट्स हो गए और उन्होंने कोर्ट ने भी बताया कि यस यू विल हैव टू प्रोवाइड। एफएसआई स्ट्रक्चर की बात करें तो एफएसआई स्ट्रक्चर 4000 मीटर के ऊपर में जब वो 20% इंक्लूसिव हाउसिंग का आता है तो उसमें इस एफएसआई स्ट्रक्चर क्या प्ले करता है। एफएसआई स्ट्रक्चर अनटच है, ये ध्यान में रखना। जैसे मैंने बताया 2500 मीटर के ऊपर का जो एफएसआई स्ट्रक्चर है वो कैरी होता है 4000 मीटर के ऊपर में भी, बिकॉज रूल ऐसे बने हैं, रेगुलेशन ऐसे बने हैं कि वॉट एवर इज द एरिया दैट इज ऑक्युपाइंग द कंस्ट्रक्शन, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन में कोई भी फ्लोर आपको ऑक्युपाई करता है और वो 20% इंक्लूसिव हाउसिंग के टेनामेंट है, उसको उन्होंने एब्सोल्यूट फ्री ऑफ एफएसआई का दर्जा दिया है। यानी जैसे अपनी नई बिल्डिंग के अंदर में स्टेयरकेसेस है, लिफ्ट लॉबीज है, ये सारे बाय चार्जिंग प्रीमियम फ्री ऑफ एफएसआई होते हैं, वैसे यहाँ पर उन्होंने किया कि ये सारे जो कंस्ट्रक्शन मॉड्यूल है जिसमें there is an additional area to be provided in the form of affordable housing, वो सारा FSI का पार्ट नहीं रहेंगे। That means the whatever the area is there is no increase in FSI, there is no decrease in FSI। तो कहीं FSI की बढ़ोतरी भी नहीं हुई है, FSI का लॉस भी नहीं हुआ है। ऐसा एक सारा मॉड्यूल जो है इस अफोर्डेबल हाउसिंग के माध्यम से सरकार ने लाया है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में या अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने थ्रू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सिटी के लिए तो उन्होंने लॉ बना दिया कि 4000 मीटर का क्लस्टर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। सबब के लिए अभी कुछ ही दिनों में आने वाले समय में एक नया मॉड्यूल आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द कि आपका यदि प्लॉट है और आप 4 प्लॉट, 2 प्लॉट, 3 प्लॉट, 5 प्लॉट मिलाकर यदि 10,000 मीटर का यदि क्लस्टर करते हैं और 10,000 मीटर का क्लस्टर करने के बाद में यदि आपको डेवलपमेंट की परमिशन मिलेगी, और डेवलपमेंट की परमिशन यह 4 एफएसआई के ऊपर में मिलेगी। देयर विल बी 4 एफएसआई अवेलेबल ऑन द ग्रॉस प्लॉट एरिया। जो भी आप प्लॉट करेंगे उसके ऊपर में 4 एफएसआई मिलेगा, और 4 एफएसआई मिलेगा, बट वो 4 एफएसआई में सरकार का बार्टर रहेगा। देयर विल बी अ काइंड ऑफ portion that the government is acquiring and through the ready constructed tenement। तो उसका मतलब है कि जो आपका डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट में जैसे यहाँ पर 4000 मीटर तक के 4000 मीटर के ऊपर के प्लॉट में आपको 20% देना है, वहाँ पर फॉर्मूला बेस देना है, और वहाँ पर फॉर्मूला बेस देना है तो कहीं पर 25% भी हो सकते हैं, 30% भी हो सकते हैं, कहीं 40 भी हो सकते हैं, रेडी रेकनर बेस वहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं वो प्लॉट टू प्लॉट एरिया डिफर हो जाएगा। प्लॉट टू प्लॉट आपका जो अफोर्डेबल के टेनामेंट है जो म्हाड़ा को देने हैं वो टेनामेंट भी वहाँ पर डिफर हो जाएंगे। इस तरह की सारी पॉलिसी बना दी है, और उसका बनाने का एक खास करके एक हेतु यह है कि मुंबई यह एक वन एंटिटी यदि हम समझते हैं तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जो पेडर रोड का कोई प्लॉट है, कोई प्रभा देवी का है, कोई दादर का है, कोई माहिम का है, या कोई बैंड्रा का है, कोई देसर का है, कोई मुलुंड का है, कोई चेंबूर का है, तो इस सारे प्लॉट को उन्होंने एक लेवल पे लाया है, और सबका जो प्ले है वो डिफरेंट है, बिकॉज एवरीवेयर दी रेडी रेकनर रेट्स आर वेरिएबल। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उन्होंने एक LR करके एक रेशियो निकाला है, उसके माध्यम से उसका कैलकुलेशन होता है, और उसमें जो सरप्लस टेनामेंट होते हैं वो सारे जो है दी म्हाड़ा को हैंडओवर करने पड़ते हैं, और म्हाड़ा उसके बदले में आपको सारा एफएसआई दे देती है। सो म्हाड़ा ने भी एक अथॉरिटी बना दी है जिसके अंदर में अफोर्डेबल टेनामेंट्स को वहाँ पर देना है, और अफोर्डेबल टेनामेंट्स के माध्यम से एक एक्वायर करके एक आपको इंसेंटिव एफएसआई देके आपकी सारी रिडेवलपमेंट के प्रोसेस में उन्होंने एक चालना दी है। इसकी कारण क्या है? सारे अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको क्लस्टर करने का कारण क्या है? क्लस्टर के फायदे ये हो जाते हैं कि जब आप क्लस्टर करते हैं तो नेचुरली आपकी बिल्डिंग
यह स्टैंड अलोन बिल्डिंग नहीं होती है, आपकी बिल्डिंग यह टावर हाई राइज बिल्डिंग हो जाती है। और जब हाई राइज बिल्डिंग हो जाती है तो नेचुरली आपके पास में ओपन स्पेसेस ज़्यादा हो जाती है, और ओपन स्पेसेस आपके पास जब ज़्यादा हो जाती है तो नेचुरली हो जाता है कि आपका एक लाइवलीहुड एक डिफरेंट हो जाता है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो एक नया रेगुलेशन आया कि आपको मदर अर्थ के ऊपर ही आरजी प्रोवाइड करना है, तो मदर अर्थ के ऊपर में आरजी प्रोवाइड करना है, तो नेचुरली 15 या 20% का जो आरजी है, रिक्रिएशन गार्डन है, वो ग्राउंड पे आने के कारण आपके पास में रिक्रिएशनल फैसिलिटीज सारे सोसाइटी के अंदर हो जाएगी, जिसमें एल्डरली लोग हैं, सारे लोग हैं, वो दे कैन हैव द बेटर लाइवलीहुड। सेकंड थर्ड है कि आपकी सारी एक पार्किंग की रिक्वायरमेंट है, छोटे छोटे प्लॉट के अंदर में पार्किंग की रिक्वायरमेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो जाती है, जिसमें स्टैकेबल फॉर्मेट है, पजल फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट में हो जाती है। और आजकल आपको मालूम है कि पूरे मुंबई में यदि पार्किंग नहीं है तो फ्लैट का वैल्यू नहीं है, तो एवरी फ्लैट शुड हैव अ पार्किंग। यदि पार्किंग को लाना है तो उन्होंने एक सोचा कि यदि सारे प्लॉट ओनर साथ में आ जाते और एक पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो जाती जिसमें अच्छी कार की मैन्योरिटी हो, मूवमेंट हो, ऐसे सारे एक पॉलिसी मेकिंग में उन्होंने किया है कि टू एनकरेज द रीडेवलपमेंट, टू एनकरेज द मेंबर to come together, have the larger society, have the larger format, and then go for redevelopment in order to have the better livelihood, incentive carpet area, and also having the good amenity as a तो वो सारे जो प्रोविजंस है उन्होंने इस माध्यम से किए हैं। तो दिस इज गोइंग टू कम, और ये जो लॉ है उसमें थोड़े से कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, उसके माध्यम से आ जाएगा, और आने के बाद में दैट विल ऑल्सो बूस्ट द रिडेवलपमेंट। मुझे मालूम है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में 10,000 मीटर का क्लस्टर करना कितना डिफिकल्ट है। जब एक सोसाइटी के स्टैंड अलोन बिल्डिंग में सब मेंबर इकट्ठा नहीं होते तो उसके लिए वो इस तरह का कैसा कर पाएंगे। तो हमारे माइंड में तो क्वेश्चन आता ही है, मैं भी सीएम से शेयर करता हूँ, मैं भी और कोई लोगों से शेयर करता हूँ। तो मैंने भी एक सारे रिक्वेस्ट की है सीएम को कि व्हाई नॉट यू हैव दी काइंड ऑफ अथॉरिटी जिसमें हम लोग आर्बिट्रेशन अथॉरिटी कहते हैं। जैसे टाउन प्लानिंग स्कीम हुआ वे बैक इन 1975 से 70s में हुआ, 80s में हुआ, तो टाउन प्लानिंग अथॉरिटी के भी एक आर्बिट्रेटर होते थे, और आर्बिट्रेटर आपकी बातें सुनते थे, इनकी बातें सुनते थे, उनके बातें सुनते थे, और सबको उन्होंने एक जजमेंट देते थे, और उनके बाद से वो एक अपना एक लीगल ओपिनियन जैसा एक ओपिनियन बना देते थे, और फिर वो सारा एक फॉर्मेट हो जाता था। लेट अस अंडरस्टैंड गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट इन गोइंग फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू द क्लस्टर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द ओपन स्पेसेस इनटू द बॉम्बे। मुंबई के सारे ओपन स्पेसेस उनको बढ़ानी है। एज ऑन टुडे मुंबई के ओपन स्पेसेस जो 1991 में डीपी में डाला था डेवलपमेंट प्लान में, वो था कि 3.8 स्क्वायर मीटर की ओपन स्पेसेस पर पर्सन यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरह की सारी व्यवस्था की थी, स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूँ मैं। बट जब वो रियलिटी में आ गया कि 2011 खत्म हो गया और लैंड यूज प्लान बना दिया, और लैंड यूज प्लान बनाने के बाद में ध्यान में आया कि जो 3.8 तो अचीव करना डिफिकल्ट है, 1.2 भी अचीव नहीं हुआ 20 साल के अंदर में। यदि 20 साल में अचीव नहीं हुआ तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा कोई फॉर्मेट बना दे कि जिसके माध्यम से ओपन स्पेसेस यदि हमें बढ़ाना है तो उसका एक डीसीआर बनाना पड़ेगा, उसके फॉर्मेट करने पड़ेंगे, लोगों को भी उसमें सहकार होना चाहिए। लोगों का सहकार के माध्यम से लोग यदि इकट्ठा आते हैं, उनको इंसेंटिव कार्पेट एरिया मिलता है, और यदि रिडेवलपमेंट को चालना मिलती है, तो यदि ओपन स्पेसेस इंडाइसिस बढ़ता है तो आपका जो है, हम लोग कहते हैं कि ओपन स्पेसेस आर दी ऑक्सीजन एक्चुअली। तो हमारी एक सारी जनरेशन से आने वाली जनरेशन उसमें अच्छी ढंग से रह पाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें बनने वाली है। दूसरा है कि कोई प्लॉट के अंदर में, जैसे मैंने बताया कि इंक्लूसिव हाउसिंग के बारे में, या फिर आपका 4 FSI का अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, यानी क्लस्टर के बारे में, तो एक इन बिटवीन एक कुछ पॉलिसी ऐसी आ गई, और जिसका कारण भी था कि मुंबई यदि सबब एक ढंग से हम देखेंगे तो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, जिसके कारण एयरपोर्ट के कारण कुछ एरिया जो है बैडली इफेक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ FSI, यानी यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ FSI, और वो है जनरली पार्ला इज बैडली अफेक्टेड, घाटकोपर इज ऑल्सो अफेक्टेड, कुर्ला इज ऑल्सो अफेक्टेड, अंधेरी और थोड़ा सा सांता क्रूज, थोड़ा सा खार, ये भी सारा अफेक्टेड है, उशुरा इज ऑल्सो अफेक्टेड, और वहाँ पर चेंबूर भी अफेक्टेड है, चुनाभट्टी भी अफेक्टेड है। तो ये सारा जो एरिया है वहाँ पर वो 20% का टेनामेंट कैसे प्रोवाइड करें, उसके लिए सरकार ने सोचा कि हम उसको एग्जाम करेंगे। बट एग्जाम करते समय उन्होंने सोचा कि यह एग्जाम्शन नहीं होगा, उस प्लॉट के अंदर में प्रोविजन करने का एग्जाम्शन होगा। बट जो भी डेवलपर के माध्यम से आप काम करने जा रहे हैं,
तो डेवलपर विल हैव टू प्रोवाइड द सेम नंबर ऑफ टेनामेंट एल्सवेयर इन द सेम वार्ड। तो जो भी वार्ड होगा उसमें दूसरी जगह में प्रोवाइड करने के ये सारे फॉर्मेट है। अभी आने वाले समय में उसमें भी एक सारा संशोधन हो जाएगा और सरकार ये कहेगी कि एल्सवेयर का मतलब है विद इन द वार्ड की जगह आउटर ऑफ द वार्ड, ये भी हो सकता है बाय पेइंग द डिफरेंशियल इनटू द रेडी रेकनर रेट। ये भी आने वाला समय में हो सकता है। काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो शॉर्टफॉल्स है रेगुलेशन में, वो सारे शॉर्टफॉल्स से अटेंड हो जाएंगे एंड देन रिडेवलपमेंट को एक चालना देने के लिए, अप्रूवल प्रोसेस को चालना देने की बात हो रही है। ये सारे भी बातें आने वाले समय में हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक कि म्हाडा के प्लॉट के सवाल है, क्योंकि अपने बीच में से कोई सदस्य ऐसे भी हो गए कि जिनके म्हाडा के इश्यूज है, तो म्हाडा के पास में आपको सारे लोगों को मालूम है कि 2010 से लेकर क्या चल रहा है, राइट फ्रॉम 2010 बिफोर इज़ अ डिफरेंट एरा, जहाँ पर जो एफएसआई यूटिलाइज हो गया, जिन्होंने एलओआई ले लिया, ऑफर लेटर ले लिया, उन्होंने एनओसी ले लिया, उनका काम चालू है। बट जब 2010 के बाद में एक नया फॉर्मेट लाया जिसमें हम लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द जॉइंट वेंचर, तो म्हाडा एक पार्टनर बन जाती है कि जिसमें जॉइंट वेंचर के नाते तो देर इज़ अ 2 पार्टी और 3 पार्टी सिस्टम कि एक है सोसाइटी एज अ लैंड ओनर एंड सेकंड है डेवलपर एज अ डेवलपर। तो दोनों के बीच में वो शेयरिंग है, बट उसमें थर्ड पार्टी आ जाता है, वो म्हाडा है। म्हाडा को भी उनका एक एएलआर और आरसी रेशियो है, उसके ऊपर में रेडी रेकनर रेट, डेंसिटी, टेनामेंट डेंसिटी, लेआउट, उसके ऊपर में एफएसआई देने का वो सारा एक स्ट्रक्चर बना दिया है। ये सारा एक म्हाडा का एक रेगुलेशन बना है और रेगुलेशन में है कि आपको जो बेसिक एफएसआई है वो आपको बेसिक एफएसआई 2.53 एफएसआई आपको मिल जाता है। ओवर एंड अबाउ दैट फंजिबल भी 35% मिल जाता है, तो इट अमाउंट्स टू 4.05 एफएसआई। उसके उपरांत और एक एफएसआई अवेलेबल होता है ड्यू टू द लेआउट, जो भी लेआउट है, लार्जर पीस ऑफ लेआउट है, उसमें जो आरजी है, द लैंड अंडरनीथ द रोड, उसके ऊपर भी एक एफएसआई जनरेट होता है, वो प्रो राटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होकर मेंबर को मिलता है। ये सारे जो इश्यूज है वो भी सरकार ने अटेंड करने की अभी कोशिश की है, तो दोज एफएसआई इज ऑल्सो गोइंग टू बी अवेलेबल टू रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारे इश्यूज का भी एक थोड़ा क्लियरेंस आ जाएगा। अभी एक सारा रिप्रेजेंटेशन अभी हुआ है सरकार के पास में कि इंस्टेड ऑफ हैविंग द जेवी विद द म्हाडा, क्यों नहीं हम वापस प्रीमियम बेस करते हैं। तो गवर्नमेंट में रीथिंक ऑन दैट एंड गवर्नमेंट इज लाइकली टू हैव द थिंकिंग इन द प्रोसेस कि 1.5 टाइम आपको चार्ज करेंगे एंड देन यू विल बी पेइंग हेफ्टी अमाउंट टू द डेवलपर एंड देन द अफोर्डेबल हाउसिंग का जो अपना जेवी का जो क्लॉज है वो निकल के बिटवीन द सोसाइटी एंड डेवलपर वो सारी रिडेवलपमेंट की प्रोसेस हो। इस तरह की रचना आने वाले समय में हो सकती है। आई थिंक कल यहाँ पर प्रकाश मेहता जी आए थे, तो उन्होंने शायद कुछ आपको क्ल्यू दिए होंगे, नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं तो हम बातें करते रहते हैं। तो घर देगा बोला है ना तो ये सारे जो इश्यूज है वो सारे इश्यूज को भी उन्होंने एड्रेस किया होगा। और आई हैपन्स टू बी एक्स बोर्ड मेंबर, मैं खुद ही एक्स म्हाडा का एक्स बोर्ड मेंबर रहा हूँ और आज मैं म्हाडा का ग्रेड 1 आर्किटेक्ट भी हूँ। जो कुछ ही लोग जो है पैनल के अंदर में जो म्हाडा ने अपॉइंट किए एज अ ग्रेड 1 आर्किटेक्ट, उसमें मैं हूँ। तो हम लोग भी म्हाडा को सजेशन करते हैं, तो हाउसिंग मिनिस्टर को सजेस्ट करते हैं एंड देन वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस कि किस तरह से मुंबई के अंदर में जो वेरियस इश्यूज है जो क्लियर नहीं है, देर आर ऑब्स्टिकल्स, देर आर हार्डशिप्स, ये सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक म्हाडा के इश्यूज के ऊपर में 9th ऑफ मार्च के लगभग पॉलिसी कुछ हो जाएगी, बिकॉज आने वाले हाउस में उसका कुछ डिक्लेरेशन हो जाएगा। और एक इश्यूज को आपको मैं टच करता हूं जो रिसेंट है। ऑन द 6th ऑफ February the chief minister has signed one more the likely notification, likely I am telling you, और उसमें है कि आपका जो 0.33 एफएसआई है जो आपको प्राइवेट प्लॉट के अंदर में मिलता है, वो 0.33 एफएसआई आप 2008 रेडी रेकनर से पेमेंट करते हैं। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू कम विद द न्यू फॉर्मेट एंड दैट इज कि आपका रेडी रेकनर बेस जो 2015 का रेडी रेकनर रेट है उसके ऊपर में डायरेक्टली 60% पेमेंट होगा, फॉर्मूला बेस नहीं होगा। फॉर्मूला बेस का मतलब है कि यदि मैं फॉर्मूला में डालता हूँ 2008 का फॉर्मूला था और अभी 2015 का, तो 1100 रुपये की जगह वो 1400 हो जाता है फॉर्मूला बेस पे। बट यदि मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ 60% से तो 1100 रुपये की जगह में वो 6000 रुपये हो जाता है। सो देर इज़ अ क्वाइट अ ह्यूज गैप बिटवीन द टू, तो उसके ऊपर है। और आने वाले समय में द गवर्नमेंट इज लाइकली टू डिक्लेयर दैट द 0.33 एफएसआई विल बी अवेलेबल
by paying the 60% of the present ready reckoner rate, that is the prevailing ready reckoner rate में 60% यह डायरेक्टली पेमेंट आएगा। और सरकार का इसमें एक हेतु है, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट वांटेड टू कंस्ट्रक्ट दी कोस्टल रोड जो कप परेड से लेकर दहिसर है, और उसकी कॉस्ट है रफली 12,000-13,000 करोड़ की। एंड देर इज एन ऑल्सो GMLR रोड एंड देर इज ऑल्सो सम 5-6 ब्रिजेस, तो ऑल टुगेदर 17,000-18,000 करोड़ की कॉस्ट है। दे वांटेड टू रिकवर ऑल दोज कॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस, कि ये सारे प्रोसेस के माध्यम से एक मनी जनरेशन है, एंड वो सारा जो है द गवर्नमेंट इज लाइकली टू कम। अभी उसके ऊपर में CM के साइन तो हुई है, नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। और एक जो नोटिफिकेशन है जो कहीं सोसाइटी में मुझे फ़ोन आते रहते हैं, डेवलपर के मुझे फ़ोन आते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दैट केस, कि जिसमें 5 जनवरी को CM ने साइन किया था। 5 जनवरी को CM ने साइन किया था कि आपका FSI जो है रोड विड्थ के ऊपर में डिपेंड है, रोड विड्थ जितना है उसके प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। बट वो नोटिफिकेशन जो है उसका भी नोटिफिकेशन रुक गया है। उसके कारण है कि अनेक कारण है, बट जो सरकार ने सोचा और सरकार ने जो पॉलिसी बना दी वो है कि यदि आपका रोड विड्थ ग्रेटर विड्थ का है तो आपको FSI ज़्यादा मिलेगा, आपका रोड विड्थ कम है तो आपको कम मिलेगा, और भी आपका रोड विड्थ कम है तो कम मिलेगा। जनरली मुंबई के अंदर में 6 मीटर का रोड सबसे लोएस्ट है, उसके ऊपर में 9 मीटर है, उसके ऊपर 12.20 है, उसके ऊपर 13.40 है, उसके ऊपर 18.30 है, उसके ऊपर 27.45 है, उसके ऊपर 36.40 है। यह सारे रोड है, इसमें से 2-3 रोड जो है वहाँ पर कुछ भी हायर इंसेंटिव FSI कंज्यूम करते हैं तो फायर फाइटिंग पीपल हैव द प्रॉब्लम कि 6 मीटर के अंदर में मैं गाड़ी लेके जाता हूँ तो एक गाड़ी मेरी एक आधी चीज़ के लिए अटेंड कर सकता हूँ, टावर है मैं आई कांट अटेंड, दैट इज़ एन हार्डशिप ऑफ फायर ब्रिगेड अथॉरिटी। 9 मीटर के ऊपर में है कि 2 फायर ब्रिगेड कैन नॉट क्रॉस थ्रू, उनके एक सारे प्रॉब्लम है, उसके लिए उन्होंने सोचा कि इस तरह से सारा बना दे। फिर भी इट्स अ हाफ कुक्ड है, और मुझे लगता है आने वाले समय में थोड़ी सी एक फर्दर क्लैरिटी करके ये सारा जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आ जाएगा तो उसके ऊपर में सारे रिडेवलपमेंट के फैक्टर्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। बट जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकालना चाहते थे उसमें उन्होंने लिखा था UD13। UD13 का मतलब है रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, UD11 इज मुंबई, ऐसा सारा है। तो इट मे कम, इट मे नॉट कम, यह आने वाला समय डिसाइड करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि ब्रॉड आउटलाइन मैंने दिया है, और ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा पजल हो जाएंगे, एंड वुड लाइक टू अटेंड योर क्वेरीज रादर।